उसके लिए फिर हमने जॉयफुल लर्निंग की शुरुआत इस सेशन में जो 2 अप्रैल से हो रहा है उसके लिए हमने प्लान किया। हमारे डायरेक्टर आदरणीय लोकेश जी जाटव साहब और हमारी जो टीम है इसने मिल करके काफ़ी प्रयास किया और प्रयास करके एक प्रोग्राम तैयार करके प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय तक हम लेकर जा रहे हैं। अशोक पारिक जी, जैसे आपने बताया कि मध्य प्रदेश के जितने भी शासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं और इसमें सब प्रोग्राम एक साथ 2 अप्रैल को चालू किया जाएगा, तो इस तरह की पूरी व्यवस्था कब से आप कर रहे हैं और क्या इसके पीछे आपकी मॉडस ऑपरेंडी रही और किस तरह से पॉसिबल है कि एक साथ एक ही जगह ये कार्यक्रम लागू होना, इसकी किस तरह से आप मॉनिटरिंग करेंगे? जी, आपने एक साथ कई सारे प्रश्न आपने किए हैं और चूंकि जिस तरह का शायद उत्सुकता आपको है ये कैसे होगा, इतने ज़्यादा स्कूल्स में एक साथ कैसे हम कर पाएंगे, उसके लिए हमने राज्य शिक्षा केंद्र से विधिवत व्यवस्था की है। जिले में हमारे कई सभी अनुभवी साथी हैं, वहाँ पर हमारे डीपीसी हैं, डाइट फैकल्टी है, बीएससी सीएससी हैं, हमारे एचएम हैं, शिक्षक हैं और उनसे हमारा सीधा संवाद हमने बनाने के लिए प्रयास किया है और ये कार्यक्रम भी हम उसी के एक अंग के रूप में लेके जा रहे हैं। जॉयफुल लर्निंग के लिए हम पिछले 2-3 महीने से लगातार काम कर रहे थे। पहले हमने अपनी तैयारियां की, मटेरियल डेवलप किया, उसमें कुछ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी हमने साथ में लिया और उसके साथ हमने विचार विमर्श करके फील्ड से सहयोगियों को ला करके उनसे चर्चा करके क्या होगा, कैसे किया जाएगा, शिक्षक क्या सोचते हैं उनके फीडबैक लिए, बच्चे क्या चाहते हैं उनके फीडबैक लिए और फिर हमने पूरा मटेरियल तैयार करके और ये पूरे जिलों को हमने उपलब्ध कराया। पिछली जो 21 तारीख थी उस दिन हमने जिलों से सभी लोगों को बुलाया, उनके साथ बैठक की, उनको किस तरीके से इस प्रोग्राम को हमें विद्यालय तक ले जाना है उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। किस तरीके से सामग्री पहुंचेगी, कौन कौन इसमें सहयोग करेगा, कब करेगा, उसका एक पूरा टाइम फ्रेम दिया है और 28 तारीख तक सारे विद्यालयों में हमारा ये मैनुअल पहुंच जाएगा, सामग्री पहुंच जाएगी और इस आशय की पुष्टि हमारे जो सीएससी हैं वो वहाँ विद्यालयों में जा करके कर लेंगे, पालकों तक सूचना पहुंचा देंगे। मीडिया का हम इसमें उपयोग कर रहे हैं कि घर घर इसकी सूचना पहुंच जाए, बच्चों तक पहुंच जाए। कुछ जिंगल तैयार किए हैं, कुछ वीडियोस तैयार किए हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सोशल मीडिया का भी हम उपयोग कर रहे हैं, समाचार पत्रों में भी इसकी बात आ रही है। मतलब ये कि इस पूरे समग्र एक अभियान को एक मिशन के रूप में हम सब मिलकर के विद्यालय तक लेकर जा रहे हैं। मिलीजुली एक प्रक्रिया है और एक टीम वर्क के थ्रू इस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। इसमें जितने भी दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, जितने भी अभिभावक देख रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, तो 2 अप्रैल के लिए पूरी तैयारी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा की जा चुकी है। आपको सिर्फ इसका भागीदार बनना है। लोकेश करी जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, चूंकि आप हिंदी के सलाहकार हैं और हिंदी हमारे परिवेश में, हमारी भाषा में बोलचाल के लिए तो ठीक है, लेकिन जब हम उसकी व्याकरण की बात करते हैं या उसमें और जटिलताओं की बात करते हैं, तब उसको हंसते खेलते या खेल खेल में सीखना उतना आसान नहीं लग रहा। तो किस प्रकार से इसको आप लोग लागू करेंगे, किस प्रकार से इसकी क्या तैयारी आप लोगों ने की? जैसा आपने प्रश्न किया है, बात बिल्कुल सही है। हिंदी को सामान्यतः ये समझा जाता है कि बड़ी ही सरल भाषा है और खासकर मध्य प्रदेश में चूंकि हिंदी भाषी प्रदेश माना जाता है तो ये मान लिया जाता है कि हिंदी विषय बहुत सरल होगा। पढ़ाना हिंदी का उतना सरल होता नहीं है क्योंकि हर बच्चे की एक अपनी स्थानीय भाषा होती है, उसकी मातृभाषा होती है और हिंदी, मानक हिंदी की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ अंतर होता है। तो निश्चित रूप से जो स्कूल की भाषा है वो उसकी घर की भाषा से कुछ अलग होती है। इस आनंददायी अधिगम प्रक्रिया में हम लोगों ने खास प्रयास किए हैं बच्चे की जो उसकी मातृभाषा है, उसकी स्थानीय बोली है, उसको लेकर के हम कुछ काम करें। हमने प्राथमिक और माध्यमिक में लगभग 30 गतिविधियां तैयार की हैं। उसमें कहानी भी है, कविता भी है, पहेलियां भी हैं, स्थानीय लोकगीत भी हैं। बहुत सारी चीजों को समाहित करते हुए एक ऐसी सामग्री तैयार की जो उस बच्चे तक सीधे पहुंच सके। वो जो सामग्री चयनित करते हुए हम लोगों ने ये विशेष ध्यान रखा कि वो जो सामग्री बच्चे के पास पहुंचेगी, जो एक्टिविटी टीचर करा रहा होगा, वो एक्टिविटी ऐसी हो कि बच्चे के लिए सहज हो, सरल हो, वो एक वातावरण आनंददायी हो। जब तक वातावरण आनंददायी नहीं होगा, जब तक बच्चे के सीखने की प्रोसेस के लिए जो आसपास का माहौल है
वो आनंददायी नहीं होगा। आनंददायी वातावरण के लिए हमें आवश्यक होगा कि शिक्षक भी उत्साह में रहे। आशीष जी, एक कॉलर आशीष नामदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जानते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी आशीष जी, सिंह गहलोत बड़वानी से बोल रहा था सर। हाँ जी जी, मैं पूछ रहा था कि जयपुर जो आज ये कार्यक्रम चालू हो रहा है ना, तो ये कार्यक्रम में बच्चों को अधिगम जो सिखाना है, बौद्धिक अधिगम किस तरीके से थोड़ा सा क्लियर करेंगे? बिल्कुल, यही प्रश्न हमने अभी आशीष जी से भी लोकेश जी से किया था। लोकेश जी, कोई अगर आप एग्जाम्पल दें कुछ उस तरीके से, किस प्रकार से हिंदी आप सिखा पाएंगे तो थोड़ा सा आसान होगा हमारे दर्शकों के लिए। जो आशीष जी ने प्रश्न पूछा है कि अधिगम मतलब क्या, इस जो 40 दिन का पूरा हमें कार्यकाल मिल रहा है, 2 अप्रैल से लेकर 30 जून तक लगभग 40 वर्किंग डे होंगे। इस वर्किंग डे में अपेक्षा ये है कि जो बच्चे मूलभूत दक्षताएं, यदि मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी की मूलभूत दक्षताएं होंगी, वर्ण पढ़ना, शब्द पढ़ना, वाक्य को पढ़ पाना, ये सामान्य सी प्रक्रियाएं हैं। इसको बच्चे जो किन्हीं कारणों से, किसी कारण से नहीं सीख पाए हैं, इस 30 या 40 दिन के कार्यकाल में हमारे शिक्षकों को ये प्रयास करना है कि वो इन मूलभूत दक्षताओं को बच्चों को सिखा पाए। इस हेतु बहुत छोटी छोटी सी गतिविधियां हम लोगों ने, जैसा मैं पहले बता रहा था कि 30 गतिविधियां प्राइमरी में और 30 गतिविधियां माध्यमिक शालाओं के लिए हमने उपलब्ध कराई हैं। उद्देश्य केवल इतना है कि जो मूलभूत दक्षताएं बच्चों की किसी कारण से छूट गई हैं, नहीं अर्जित कर पाए हैं, अब इस 30 दिन के या 40 दिन के आवर में हमें उनको ये सुनिश्चित करना है कि वो कम से कम मूलभूत दक्षताएं अपनी लर्न कर सके, सीख सके। वाकई एक बहुत अच्छी पहल राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा की गई है। श्री बीबी गुप्ता जी, आप मैथ के कोऑर्डिनेटर हैं राज्य शिक्षा केंद्र में, तो हिंदी एक हमारी लैंग्वेज है, भाषा है, तो उससे हम काफी कुछ परिचित होते हैं। जब स्कूल में प्रवेश करते हैं उसके पहले भी उससे परिचित होते हैं, लेकिन जब बात होती है गणित की, जब बात होती है न्यूमेरिकल्स की, तब उससे हम उतने परिचित नहीं होते। तो एक आम भाषा में और खेल कूद में आपको किस प्रकार से इसको सिखाएंगे, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को। हाँ स्वप्निल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदी तो भाषा है जिससे एक कम्युनिकेशन होता है, बच्चे उस बात को सुनते हैं, निर्देशों को पालन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उसी में गणित कैसे जाने, तो उसको भी जैसा अभी बातचीत में आ रहा है कि मूलभूत दक्षताएं, वो दक्षताएं जो बच्चों को अपने कक्षा स्तर से पहले की कुछ ऐसी बातें हैं जो मूल रूप से, जैसे गणित के संदर्भ में बोल रहा हूँ मैं, जैसे संख्याओं की समझ, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, प्राइमरी स्तर में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, संख्याओं की समझ, और जो ज्यामिति है, ज्यामिति आकृतियां, ये कुछ बातें हैं जो ज़्यादातर बच्चे इसमें बहुत अपने आप को सहज महसूस नहीं करते हैं। इसलिए ज्यामिति आकृतियों, जोड़ना, घटाना, गुणा और संख्याओं की समझ को लेके हमने एक बहुत छोटे छोटे खेल तैयार किए हैं, जिसमें विशेष तौर पे प्राथमिक स्तर पे तो ये बात भी की गई है कि बच्चे जब कक्षा में आते हैं उससे पहले की कुछ बातें, जैसे कोई चीज दूर है, कोई चीज पास है, कोई चीज मोटी है, कोई पतली है, कोई भारी है, कोई हल्का है, जो सामान्य तरीके में आता है, प्री एक्टिविटी है, प्री स्कूलिंग, तो उस समय वो भी, उसकी भी कुछ गतिविधियां उसमें बनाई गई हैं। एक गतिविधि, 1 से 2 गतिविधियों का मैं आपसे एग्जांपल लूंगा। एक कॉलर जुड़े। हेलो, बैतूल से जी, आप अपना नाम बताइए। जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पराड़कर जी बताइए। जयपुर या आनंददायी शिक्षा किन उद्देश्यों को लेकर मतलब चलाई जा रही है? जी फारिक जी, आप अगर इसका जवाब दें कि क्या उद्देश्य क्या है, मीन्स इसको सिखाने के पीछे एक ये तो है कि चांद बना रहे बच्चों में, वो पढ़ें, और इसके पीछे कोई और उद्देश्य? जॉयफुल लर्निंग के लिए सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि सीखने का वातावरण निर्माण किया जाए, क्योंकि सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो बच्चों को यदि आनंददायी हो, मजेदार हो, उसको काम करने में मजा आता है, तो वो सीखने का प्रयास से जुड़ जाता है। क्योंकि बच्चे तब अभ्यास करते हैं जब उनको उसको किसी काम को करने में मजा आता है। और इसके लिए जरूरी है कि विद्यालयों में ऐसा वातावरण हो जब बच्चा बिना किसी भय के, बिना किसी डर के विद्यालय में पहुंचे, अपने विद्यालयों सहभागियों के साथ काम करे,
अपने शिक्षक से प्रश्न कर सके, शिक्षक से बात कर सके, उसके मन में क्या समस्या है वो बता सके। और सबसे बड़ी बात है कि विद्यालयों का वातावरण ऐसा रोचक यदि हो जाता है, जब बच्चों को अच्छा लगता है तो बच्चे दौड़कर विद्यालय पहुंचते हैं और इसके कारण बच्चों की अटेंडेंस बढ़ेगी, बच्चे पूरे समय कक्षाओं में रहेंगे, अपने सहभागियों के साथ और शिक्षक के साथ गतिविधियां करेंगे और उससे सीखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। और एक मैसेज समाज में देना है कि सीखने का वातावरण डर में या तनाव में, यदि हम चाहे बच्चे को डरा करके सिखा दें, तनाव में रखते हुए सिखा दें, तो ये गलत धारणाएं हैं। मध्य प्रदेश में नवीन शैक्षणिक सत्र आगामी 2 अप्रैल 2018 से प्रारंभ किया जा रहा है। सत्र का प्रारंभ बच्चों के लिए आनंददायी वातावरण में सीखने के कार्यक्रम से होगा। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए राज्य स्तर पर उन्मुखीकरण के पश्चात 23 एवं 24 मार्च को सभी डाइट्स में सहयोगियों का उन्मुखीकरण होगा। 24 मार्च को शाला स्तर पर आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मध्य प्रदेश दूरदर्शन से एक विशेष फोन इन कार्यक्रम 26 मार्च को प्रातः 11:30 से 12 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। फिर 2 अप्रैल को हमारे स्कूल प्रारंभ होंगे एक नए उत्साह और आनंद के साथ। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए स्कूलों को बच्चों की संख्या के अनुसार कुछ सामग्री की व्यवस्था 28 मार्च तक करनी होगी, जैसे स्केच पेन, कुछ ड्राइंग शीट्स, रंगीन कागज और गोंद इत्यादि। यह सामग्री शाला आकस्मिक निधि से नियमानुसार क्रय की जा सकती है। 2 अप्रैल 2018 को सभी स्कूलों में शाला प्रबंधन समितियों की बैठकें और मातृ सम्मेलन भी आयोजित होंगे। इसी दिन यानी 2 अप्रैल को ही स्कूलों में विशेष बाल सभाएं भी आयोजित की जानी है। इन बाल सभाओं में गांव बस्ती के बड़े बुजुर्ग लोकगीतों, स्थानीय खेलों और अभिनय आदि कार्यक्रमों के साथ अपने अनुभवों को बच्चों के साथ साझा करेंगे और बच्चे खेल खेल में सीखने की शुरुआत करेंगे, एक नए अनुभव, नए उत्साह और नए आनंद के साथ। 2 अप्रैल को आकाशवाणी और विविध भारती के प्रदेश स्थित सभी प्रसारण केंद्रों से एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रातः 11:30 से 12 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। 2 अप्रैल के पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों के पास उपलब्ध SD कार्ड में जॉयफुल लर्निंग कार्यक्रम की सभी सामग्री अपलोड कर दी गई है। जॉयफुल लर्निंग कार्यक्रम के सुचारू संचालन की दृष्टि से प्रत्येक विद्यालय की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी और शिक्षकों को कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक सहयोग तथा समर्थन प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे हर गतिविधि का उद्देश्य सार्थक हो, पुस्तकों आदि सामग्री का चयन उद्देश्यपूर्ण हो, प्रक्रिया में प्रतियोगी भाव ना हो, बच्चे प्रोत्साहित हों और शिक्षक सहयोगी बने, नकारात्मक टिप्पणी ना करें और बच्चों के साथ स्वयं भी आनंद लें। तो चलिए नवीन शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ करते हैं एक नए उत्साह, आनंद और मजे मजे में सीखने के साथ। इस आनंददायी अधिगम से मतलब ही यही है कि एक माहौल ऐसा घर जैसा बनाए जिस प्रकार से बच्चा दिन भर स्कूल में रहता है और जब वो खेलने के लिए समय मांगता है कि पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे खेलने जाना, उसके जो आनंद उस समय जो उसके चेहरे पर रहता है वो उसके स्कूल में भी दिखे। इसी का एक प्रयास राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा किया गया है। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी सर, मैं ग्राम हरदौड़ से योगेश चौरसिया बात कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये था कि ये जॉयफुल कार्यक्रम में इतिहास विषय को भी शामिल किया गया है क्या? क्योंकि अक्सर माध्यमिक स्तर पर देखने में आता है कि इतिहास विषय में बच्चे ज्यादा बोर होते हैं। तो इतिहास विषय के लिए क्या व्यवस्था है सर इसमें? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि इसमें इतिहास विषय के लिए क्या व्यवस्था है। क्योंकि जब सीखने के आनंददायी वातावरण के ऊपर जब हम विचार कर रहे थे तो ये सारे प्रश्न हमारे सामने थे।
हमने जो इस समय का उपयोग किया है उसका सबसे पहला उपयोग तो बच्चे की मूलभूत दक्षताओं को सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, क्योंकि ये बच्चे की नींव है। बच्चा जिस अपने शिक्षण की इमारत को तैयार कर रहा है, जीवन की जो इमारत बना रहा है, उसकी नींव है मूलभूत दक्षताएं। जब बच्चे को सुनना, बोलना, पढ़ना, सीखना, लिखना ये सब आता है, तब वो किसी भी विषय का अध्ययन कर सकता है, इतिहास भी पढ़ सकता है और इतिहास की खोज भी कर सकता है। और उसके लिए जरूरी है कि उसको पहले भाषा आ जाए, गणित के मूलभूत कौशल आ जाए, और फिर वो इनका प्रयोग करके अपने जो भी सीख रहा है उसको वो एक रूप दे सके, उसको एक आकार दे सके। इतिहास के लिए यदि आप देखेंगे तो इसमें हमने कुछ कहानियां रखी हैं, कुछ गतिविधियां ऐसी रखी हैं जिससे कि बच्चे अपने आसपास को पहचान सके, खोज कर सके, और उस खोज और चर्चा से वो अपने आसपास के परिवेश को समझेगा, सीखेगा। ऐसा सच हमने इतिहास के लिए कोई विषय इसमें अभी नहीं रखा है, वो हमारा आगामी जो योजना है जुलाई से जो हम कर रहे हैं उसमें हम उस पे जाएंगे। अभी हम केवल बच्चे की मूलभूत दक्षताओं को पुष्ट करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। एक अच्छी नींव, एक अच्छी इमारत के लिए बहुत जरूरी होती है। एक कॉलर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बीआरसीसी सोंडवा निवेदन कर रहा हूँ। जी जी, पूछिए पूछिए। मैं ये निवेदन कर रहा था कि आपने बहुत अच्छा हम लोगों को मार्गदर्शन देके प्रयास किया है जी। हाँ, हम लोगों ने कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में प्रथम संस्था के सहयोग से भणे सोंडवा गुणे सोंडवा का एक कार्यक्रम जॉयफुल लर्निंग के तरह ही चला रखा है जी। कि क्या इस जॉयफुल लर्निंग के कार्यक्रम को सत्रांत तक नहीं किया जा सकता है, पूरे वर्ष भर बच्चे इसी के माध्यम से सीखें? क्या भविष्य में ऐसी कोई योजना भी है? जी हाँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। और जॉयफुल लर्निंग को सेशन के प्रारंभ में लेने के पीछे राज्य शिक्षा केंद्र का उद्देश्य भी यही था कि हम इस समय मूलभूत दक्षताओं पे साधारण गतिविधियां करते हुए शिक्षकों को इसका एक अनुभव दें, और इस अनुभव को वो अपने पूरे सेशन में हर तरह की अवधारणाओं के साथ, हर विषय के साथ वो उपयोग कर सकता है। क्योंकि सीखने के सिद्धांत यही कहते हैं कि जब बच्चा सुनता है तो कुछ सीखता है, सुनने के साथ देखता है तो उसका सीखने की क्षमता दुगनी हो जाती है, परंतु जब वो करके देखता है तो उसके सीखने की क्षमता लगभग 50% तक होती है, और जब वो करके अपने साथियों को सिखाता है तो वो 70% तक सीखता है। तो रामानुज जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है। भणे सोंडवा गुणे सोंडवा राज्य शिक्षा केंद्र इसमें आपके लिए पूरा सहयोग करता है और करेगा भी, और प्रत्येक शिक्षक को इस कार्यक्रम में पूरी स्वतंत्रता है अपनी गतिविधियों के डिसीजन, उसके लिए वातावरण निर्माण के लिए, और उसकी कोशिश होनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चा उसमें सहभागिता करे और हर बच्चे को अवसर मिले। और ऐसे बच्चे जो सीखने में पीछे रह जाते हैं, कहीं कॉर्नर में बैठ जाते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाएं और उनको पहली उसमें लाइन में ला करके हर गतिविधि में उनको पहले अवसर दिया जाए, जिससे कि वो सीख सके। कहीं ना कहीं बात गतिविधियों की हो रही है। जैसा डॉक्टर अशोक पारीक ने हमें बताया है कि अगर जब तक प्रैक्टिकली बच्चा उसको फील नहीं करता, देखता नहीं, तो सीखना उसके लिए उतना आसान होता नहीं है। एक कॉलर और जुड़े हमारे साथ। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न आप फटाफट पूछ लें। शायद उनसे हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। गुप्ता जी, मैं वापस आपके पास एक गतिविधि बता रहे थे जो आप मैथमेटिक्स के लिए करेंगे, तो थोड़ा सा आप एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताएं। हाँ स्वप्निल जी, वो जरूरी भी है क्योंकि शिक्षक उसका किस तरह से इस जॉयफुल लर्निंग में गणित को समझेंगे, जानेंगे। इसमें एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे प्री एक्टिविटी में और प्रारंभिक गतिविधियों में गणित में जैसे दूर पास, मोटा पतला, ऊंचा नीचा, हल्का भारी, लुढ़कना, खिसकना, ऐसी जो गतिविधियां हैं, ये खेल खेल में जो कुछ गतिविधियां बनाई गई हैं कि बच्चे जब करेंगे तो उसमें जैसे एक है कि क्या है लंबा, क्या है गोल, जल्दी बोल। तो इसमें क्या है लंबा, क्या है गोल, फिर दूसरा समूह ऐसा बोल सकता है कि पेंसिल लंबी, गेंद है गोल, इस टाइप से। दूसरी बात, इसी में फिर ऐसा हो सकता है क्या है खिसकता, क्या है लुढ़कता।
क्या है, मतलब इसको टीचर फिर अपने साथ, अपने शिक्षक साथी हमारे उसको बना भी सकते हैं। क्या है खिसकता, क्या है लुढ़कता, तो उसमें लुढ़कना और खिसकना ये एक कॉम्पिटेंसी है गणित की, कि बच्चे ही समझे कौन सी वस्तु खिसकती है, कौन सी लुढ़कती है। तो बच्चे इसमें उदाहरण दे सकते हैं दूसरा समूह कि ड्रम जो है वो लुढ़कता है, बाल्टी लुढ़कती है, मग्गा लुढ़कता है, और उसी प्रकार से पेटी जो है वो खिसकती है, कोई डब्बा है वो खिसकता है। इस प्रकार की कुछ गतिविधियां कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि संख्याओं को प्रारंभिक स्तर पर अगर देखते हैं कि संख्याएं किस तरह से बच्चे उसको जाने की संख्या क्या है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, तो इसमें अच्छी अच्छी गतिविधियां दी गई है कि एक दो वृत्त बना लें और वृत्त में कंकड़ रख दें और उन कंकड़ों को एक से एक मिलान करें। जब एक से एक मिलान करेंगे तो किसी समूह, किसी एक वृत्त के अंतर्गत अगर कोई कंकड़ बचता है तो ये समझ में आएगा कि ये वाला जो वृत्त में रखा हुआ जो कंकड़ है वो ज्यादा है। इस प्रकार से कुछ गतिविधियां कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार माध्यमिक स्तर पे यदि जाते हैं, इसी प्रकार साथियों लगभग 30 गतिविधियां प्राथमिक स्तर के लिए जो बिल्कुल मूलभूत दक्षताओं पे आधारित हैं, जैसे संख्याओं की समझ, जोड़ना, घटाना, गुणा और पैटर्न और ज्यामिति में भी बहुत सिंपल है, जैसे त्रिकोण। परिवेश में, दैनिक जीवन में बच्चे आसपास के परिवेश में देखेंगे कौन सी चीज त्रिकोण है, कौन सी चौकोन है। चौकोन त्रिकोण बाद में जाके त्रिभुज और चतुर्भुज से रिप्लेस होगा। तो ये पहले बच्चे अपने जो परिवेश में देखते हैं उसमें पहचाने। तो इस प्रकार से गतिविधियों के द्वारा एक स्वप्निल जी एक उदाहरण और मैं माध्यमिक का बता दूं। माध्यमिक स्तर पे गणित में गुणा को समझना थोड़ा सा बच्चों को और शिक्षक साथियों को कठिन महसूस होता है और कुछ बच्चे उसमें पिछड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में गुणा के लिए गतिविधि है जादू की सीखें। जादू की सीखें में एक उसको आप पढ़ेंगे, गतिविधियां आप तक पहुंच गई हैं। जब आप पढ़ेंगे देखेंगे कि एक जादूगर नाम का लड़का था, वो क्या करता था कि वो बार बार कोई भी उससे कोई संख्या बोले वो उसको गुणा कर देता था। सभी बच्चे सोचते थे कैसे भाई गुणा कर देता है। तो एक बच्चा उसी में बड़ा होशियार था, उसने उसको समझने की कोशिश की, उसको चुपचाप देख रहा था। देखा उसने कि अगर 3 में 4 का गुणा करना है तो उसने 3 खड़ी डंडियां, खड़ी सीखें रख दी और एक आड़ी सीख रखी, फिर दूसरी आड़ी सीख रखी, फिर तीसरी आड़ी सीख रखी, फिर चौथी आड़ी सीख रखी। 3 खड़ी रखी, वो 3 में 4 से गुणा किया। जहां जहां कट पॉइंट आया उस पॉइंट को उसने गिन लिया, वो 3 में 4 का गुणा हो गया। बहुत आसान है। गतिविधि के द्वारा पता चल सकता है। माध्यमिक अगर शिक्षा की बात करें, एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछिए आप। हाँ, मैं ग्वालियर से संपर्क टूट गया था। उदय उपेंद्र भिड़े, प्राचार्य डाइट बोल रहा हूँ कि विद्यार्थियों के समूहन का श्रेष्ठ तरीका कौन सा है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में जॉयफुल लर्निंग के विद्यार्थियों के समूहन पर बहुत जोर दिया गया है स्तर आधार पर। जी, आपने जो प्रश्न किया है, ये गतिविधियों को कराने के लिए एक तो विषय की आवश्यकता क्या है। पहली चीज, जो गतिविधि जिस अवधारणा को सिखाने के लिए बनाई है उसकी आवश्यकता क्या है, समूह की निर्माण उस तरीके से किया जाएगा। शिक्षक इसमें स्वतंत्र होगा कि जिस स्तर के लिए आप गतिविधि का चयन किया गया है उस गतिविधि में जो डिजाइनिंग की है कि मान लीजिए 2 समूह में काम करना है तो 2 समूह बना सकते हैं, 4 समूह में करना है तो 4 समूह में कर सकते हैं। शिक्षक इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को बेहतर तरीके से कैसे सिखा सकता है, वो यदि अपना कोई नवाचार उसमें करना चाहता है तो इसकी पूरी स्वतंत्रता उसको है। ये हमने जो गतिविधियां बनाई हैं वो गतिविधियां इस आधार पर बनाई है कि जिससे सहजता से उस अवधारणा की समझ बच्चों को शिक्षक बना सकता है। समूह निर्माण के लिए पूरी गतिविधियों में निर्देश दिए हुए हैं। यदि मान लीजिए 2 समूह में काम करना है, जैसे अभी गुप्ता साहब ने कहा है कि बोलो कौन है लंबा कौन है गोल। अब ये गतिविधि करना है, 2 समूह हो जाएगा, एक समूह प्रश्न पूछेगा, दूसरा समूह जवाब देगा। यदि हो सकता है कि उसमें 4 समूह की जरूरत है तो 4 बना सकते हैं, किंतु इसकी समझ शिक्षक को होनी चाहिए और शिक्षक को पूरी समझ होती है कि उसकी कक्षा में कैसे इस गतिविधि को संचालित करना है और शिक्षक की समझ ही सब सर्वोपरि उसमें होनी चाहिए, जिससे कि वो पूर्ण स्वतंत्रता से अपने बच्चों को समझा सके। मुकेश जी, संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, अगर कोई उदाहरण के तौर पे आप हिंदी की वर्णमाला या इसका कोई एग्जाम्पल जिससे बच्चे सीख पाए, कोई पुराना पारंपरिक गेम के द्वारा, एक खेल के द्वारा भी सिखाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल अगर आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। जी हाँ,
हिंदी सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है, या कोई भी भाषा सीखने के लिए, कहते हैं भाषा जो होती है वो कान से सीखी जाती है। बच्चा अभिव्यक्त जितना करेगा, बोलेगा जितना और सुनेगा जितना, भाषा उतनी तीव्रता से सीखी जाएगी। प्रयास ये किया गया है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, कहानी के माध्यम से भाषा सिखाने का प्रयास किया गया है। कहानी बच्चे की कक्षा 1 या 2 की, अगर प्राइमरी में है तो कक्षा 1-2 की किसी पुस्तक में दी हुई कहानी हो सकती है, या परिवेश में प्रचलित स्थानीय भाषा की कहानी हो सकती है। उस कहानी को शिक्षक एक चार्ट पे लिख ले और उसको पहले शिक्षक आदर्श वाचन करें, बच्चों से अनुकरण वाचन कराएं, बच्चे जोर से बोल करके उसका वाचन करें। जब वाचन हो रहा हो उस दौरान प्रत्येक पंक्ति पर और प्रत्येक शब्द पर अंगुली रख करके पढ़ाया जाए, एक प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया के साथ अब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बच्चा जो वर्ण नहीं जानता है, उसको ये बताया जा सकता है कि दा में आने वाले इसमें दा से कितने शब्द हैं जिसमें दा आया है। लोकेश जी, समय का अभाव है और आपके द्वारा जो जानकारी दी गई उससे हमें विश्वास है कि हमारे दर्शकों को, हमारे स्टूडेंट्स को, आने वाले विद्यार्थियों को भविष्य में फायदा मिलेगा और अभी भी उन्हें बहुत उससे लाभ होगा। श्री आप यहाँ आए गुप्ता जी, आप यहाँ लोकेश खरे जी, आप यहाँ पारिक साहब, आप यहाँ इतना समय आपने दिया उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सर। तो दर्शकों, आपने देखा कि 2 अप्रैल 2018 को जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, अगर हम प्राइमरी और मिडिल स्कूल की बात करें तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। जॉयफुल लर्निंग, यानी कि वहां आपको टीचर्स पढ़ाने के लिए बातचीत नहीं करेंगे, खेलने के लिए आपको उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि मस्ती की पाठशाला अब शुरू